प्यारे कानूनी अधिवक्ताओं और प्रिय देशवासियों, आज हमारे साथ कानूनी अधिवक्ता युवा कानूनी अधिवक्ता जिनका 2022 का एनरोलमेंट है, आज हमारे साथ जुड़े हैं। आज दिनांक 28/10/2023 को, और आज हम चर्चा करेंगे कि जब कोई भी अपराध होता है तो उसको संबंधित थाने में, न्यायालय के अंदर और डीसीपी ऑफिस द्वारा कैसे उसको रजिस्टर्ड कराया जाए, एफआईआर में कैसे कन्वर्ट कराया जाए, इसी बात को लेकर चर्चा है। काफिल अमीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे श्रोताओं की तरफ से। हम अब हमारे को आप ये बताएं कि जब कोई भी अपराध होता है, किसी भी तरह कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, तो उसको दर्ज कराने की क्या प्रक्रिया रहती है शुरुआती तौर पे? उसकी दर्ज कराने की सबसे पहले प्रक्रिया होती है, हमें अपने स्थानीय चौकी या थाना जाना होता है। वहाँ पर हम दोनों रूप में, मौखिक या लिखित दोनों तरह से दे सकते हैं। अगर मौखिक देते हैं तो वहाँ पर जो ड्यूटी ऑफिसर होते हैं वो सब कुछ लिखते हैं, और लिखने के बाद वो आपको एक बार चेक कराएंगे। और लिखित रूप में देते हैं तो लिख के ड्यूटी ऑफिसर को देना होता है। उसके बाद वो उसे डीडी में चढ़ाने के बाद काटते हैं, और जो एसएचओ होते हैं, जो थाना इंचार्ज या चौकी इंचार्ज होते हैं, उनसे अप्रूवल लेने के बाद एफआईआर दर्ज करते हैं। बहुत बढ़िया आपने बताया यहाँ तक का प्रोसीजर। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को 154 सीआरपीसी 154 के अंदर। बहुत बढ़िया आपने बताया कि ये जो ऑफेंस जो होता है उसको संबंधित थाने में जो प्रक्रिया होती है, इंफॉर्मेशन रिसीव करने से लेकर दर्ज करने तक, इसको 54 सीआरपीसी कहते हैं। बहुत बढ़िया आपने बताया। और अगर संबंधित थाना अगर ये काम नहीं करता तो फिर हमारे पास क्या विकल्प होता है? अगर संबंधित थाना या चौकी हमारे काम नहीं करता तो हमें इसके ऊपर जाना होता है। स्थानीय जो इनके ऊपर होते हैं एसपी या डीसीपी साहब, वहाँ जाना होता है, और वहाँ जाके उसकी प्रक्रिया दोबारा से लिखित या मौखिक देनी होती है। और अगर वहाँ रिपोर्ट दर्ज होती है तो वहाँ 154 सीआरपीसी के अंदर ये आती है, सेक्शन 3 154(3) में 154(3) सीआरपीसी में ये होती है, आती है। ठीक है। तो इस प्रक्रिया के बाद अगर मान लो संबंधित थाना भी ना करे, चौकी भी ना करे, और संबंधित डीसीपी एसपी भी अपनी ड्यूटी परफॉर्म ना करे और अपराध को रजिस्टर्ड ना करें एफआईआर में, तब हम क्या विकल्प? तो इसके बाद हम कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेते हैं। जो अपना जो मेट्रोपॉलिटिशियन जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनके पास जाते हैं, और ये सारी प्रक्रिया दोहराते हैं। हम अपने स्थानीय चौकी, थाना, एसपी और डीसीपी साहब के यहाँ जा चुके हैं, वहाँ से हमें कोई मदद या सपोर्ट नहीं मिली है। तब हम यहाँ जाते हैं, सारी चीज़ देते हैं, और वहाँ पर इस प्रक्रिया को 156(3) के अंदर दर्ज कराते हैं। आपने बहुत बढ़िया बताया। अब मैं साथियों आपको बताना चाहता हूँ कि इसके आगे हमारे पास और क्या क्या विकल्प रहते हैं। देखिए कफिल अहमद जी, क्या होता है कि जब यहाँ एसएचओ अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता, और जो थानाध्यक्ष के नाम से है, हिंदी इंग्लिश दोनों बता रहा हूँ, संबंधित एसपी डीसीपी का कार्यालय इसमें विफल होता है कि वो भी दर्ज नहीं करता कॉग्निजेबल ऑफेंस, और अगर इसके अंदर संबंधित एमएम कोर्ट से भी जल्दी से मामला नहीं तय और वो लंबा खींच देते हैं, तो जनरली ये आता है हमारी जानकारी में कि 2013 के बाद एक सुप्रीम कोर्ट की 5 बेंच की जजमेंट है, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। उसके अंदर हम लोग ये बात कहते हैं कि कोई भी अपराध होता है तो एमएम को हम साहब को बताएंगे, 154 की कॉपी लगाएंगे कि भाई हमने थानाध्यक्ष को जो कॉपी दी, फिर हम डीसीपी वाली कॉपी लगाएंगे, और बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी ये कहती है कि अगर कोई भी ऑफेंस होता है तो 7 दिन में संबंधित डीसीपी से रिपोर्ट मंगाई जाएगी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी, और उस कंप्लेंट से ये रिवील्ड होना चाहिए कि कॉग्निजेबल ऑफेंस उसमें दर्ज है। मतलब उस कंप्लेंट के अंदर ये लिखा हुआ है, जैसे किसी ने किसी को गाली बक दी, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस में आता है, किसी ने किसी के थप्पड़ मार दिए, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस में आता है। तो ये जो चीज़ है, ये हमारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कहती है, 5 बेंच की जो जजमेंट है, बहुत पॉपुलर जजमेंट है, उसका हवाला देके हम कहते हैं, और जज साहब भी यही करेंगे, संबंधित मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, कि वो संबंधित थाना अध्यक्ष को सूचित करेगा और उससे भी रिपोर्ट मंगाएगा। और अगर वो इसमें कोई टालम टोली या टाइम डिले करने की कोशिश करता है तो आप कोर्ट को कह सकते हो कि इस मैटर के अंदर 7 दिन का सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में लिखा हुआ है, अर्ली हियरिंग लगा के इनसे रिपोर्ट मंगाई जाए, टाइम बोर्ड समय की हियरिंग बनाई जाए। और अगर अपराध करने वाला कोई सरकारी कर्मचारी या पुलिसकर्मी है तो उसके सीनियर से रिपोर्ट मंगाई जाए, और प्रॉपर साइन ड्यूरी एसएचओ की साइन होने चाहिए या एसीपी के साइन होने चाहिए, और अगर डीसीपी से मंगाई गई है तो उसके एसीपी के साइन करी हुई रिपोर्ट मंगानी चाहिए, ताकि उसकी जानकारी में बात आ सके, वो ये बाद में इसका बहाना ना बना सके। दूसरा क्या होता है, बहुत सारे केसेस में ये देखने में आया है कि 156 दिन सीआरपीसी काफ़ी लंबी चली जाती है और दिक्कत आती है। तो ऐसी प्रक्रिया के अंदर आप डायरेक्ट मैंडेमस रिट में 227 आर्टिकल है और 226 है सीआरपीसी का, उसके अंदर आप आर्टिकल के अंदर सीधा डायरेक्ट
संबंधित उच्च न्यायालय को भी अप्रोच कर सकते हैं। वहाँ पे कह सकते हैं कि जनाब हमारा ये नीचे केस चल रहा है और नीचे वाली कोर्ट डिसाइड नहीं कर रही, और इसी वजह से आप उसकी रिवीजन में भी ऑर्डर की नहीं जा सकते, क्योंकि वो इंटरलोक्टरी ऑर्डर हो जाता है। 397(2) CRPC का वायलेशन होता है, इंटरलोक्टरी ऑर्डर भी आप रिवीजन फाइल नहीं कर सकते क्रिमिनल। तो कोर्ट से कह सकते हैं कि ऑनरेबल उच्च न्यायालय से कि इस मैटर को या तो एक्सपीडाइट करे, या वहाँ से कोई डिमांड कर सकते हैं कि इसके अंदर डायरेक्ट कोर्ट वहाँ से कोई डायरेक्शन दे दे, सो मोटो या कोई भी उसके अंदर जो भी दर्ज है, अगर कोई एविडेंस अगर आपके पास है, आपके जो भी आरोप है उससे संबंधित कोई एविडेंस अगर आपके पास हो तो वो भी लगा सकते हैं, जिससे कि जो ग्रेव सस्पिशन वाली बात होती है वो न्यायालय देखेगी और वो वहाँ से भी ऑर्डर दे सकती है और नीचे वाली एवं कोर्ट को भी ऑर्डर दे सकती है, डायरेक्ट पुलिस को भी ऑर्डर दे सकती है। तो ये एक आसान प्रक्रिया है यहाँ तक कि जो केस दर्ज कराने की है। और लिखने में ये अभी आता है कि कई बार MM कोर्ट से भी दिक्कत आती है कि MM कोर्ट बहुत लंबे समय के बाद इसको जो है स्कीपर की एक जमीन बहुत फेमस है, उसकी ग्राउंड के ऊपर इस मैटर को जो है 200 CRPC में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे और बताएंगे कि स्कीपर का तोड़ क्या है और कैसे उसके अंदर हम कन्वर्ट कराएं उसको केस के अंदर। इसी के साथ इस शब्दावली को रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।